Hello friends, so today in this video we are going to discuss about the Kepler's law, Newton's universal law of gravitation and uniform circular motion or magnitude of centripetal force. So first of all let us discuss about the Kepler's law. So आइए चलिए देखते हैं Kepler's law क्या है. Kepler's law, planetary motion had been observed by the astronomers since ancient times. Before Galileo, all observations of planets' positions were made with the naked eyes. So ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर जो उन्होंने बताई है कि प्लानिटरी मोशंस जो है आज तक जो उनका ऑब्जर्वेशन हुआ है एस्ट्रोनॉमर्स से वो एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है. बिफोर गैलीलियो के जो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के पहले ऑल ऑब्जर्वेशन जो थे प्लैनेट्स के वो नेकेड आइज से यानी कि विदाउट एनी टेलीस्कोप ही किए जाते थे. सो बाय द 16th century अ लॉट ऑफ डाटा वेयर अवेलेबल अबाउट प्लानिटरी पोजिशंस एंड मोशन. सो 16th century तक बहुत सारा ढेर सारा डाटा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो चुकी थी. विदाउट टेलीस्कोप रेगुलर ऑब्जर्वेशन से ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा चुकी थी. जोहान्स केपलर studied these data and he noticed that the motion of planets follows certain laws. जोहान्स केपलर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये सभी डाटा जो था उसका स्टडी किया और उसने उसके ऊपर कुछ नोटिस किया कि जो मोशन है जो प्लैनेट्स के दे आर हैविंग और दे आर फॉलोइंग सर्टेन लॉज. उनका जो मोशन है जो पाथ है जो ऑर्बिट है उस मोशन के लिए पर्टिकुलर रूल्स है लॉज हैं. सो ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लानिटरी मोशन और उसके बाद उसने ऐसे 3 लॉज जो बताए उसमें उसने प्लानिटरी मोशन के बारे में कुछ जानकारी दी. एंड दीज आर नोन एज अ केपलर्स लॉ विच आर गिवन बिलो. और उन्हीं लॉज को जो 3 लॉज उसने बताए प्लैनेट्स के मोशन के बारे में उन्हीं 3 लॉज को हम क्या कहते हैं केपलर्स लॉ ऐसे कहते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं क्या है वो लॉज. लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातें यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें कुछ बताई है. डू यू नो, तो एन एलिप्स इज़ द कर्व ऑफ 10 व्हेन अ कोन इज़ कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन. अभी एलिप्स जो आप फैमिलियर है बहुत से बच्चों को पता है एलिप्स क्या होता है, एलिप्टिकल शेप कैसे रहता है. तो एन एलिप्स इज़ अ कर्व ऑफ 10. एलिप्स शेप हमें कैसे मिलता है तो यहाँ पर ये प्रोसीजर बताई है. एन एलिप्स इज़ द कर्व ऑफ 10 व्हेन कोन इज़ कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन. एलिप्स हमें कैसे मिलता है, एक कोन लेकर अगर हम उस कोन को ऐसे इंक्लाइंड पोजिशन में या फिर स्लैंटिंग पोजीशन में बीच में से कहीं पर कट कर देते हैं तो हमें एलिप्स स्ट्रक्चर मिलता है. इट हैज़ 2 फोकल पॉइंट. एलिप्स को क्या रहते हैं 2 फोकल पॉइंट रहते हैं. यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं F1 एंड F2. दीज आर द व्हाट 2 फोकल पॉइंट्स ऑफ दिस एलिप्स. सो द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज़ कॉन्स्टेंट. तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन्होंने क्या बताया कि इट्स अ सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज़ अ कांस्टेंट. तो ये समझ लेते हैं यानी कि इस कर्व पे ये जो एलिप्स शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इस कर्व पे पूरे कहीं पर भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, सपोज़ मानो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी. सो उनका जो डिस्टेंस है फोकल पॉइंट से, फोकल पॉइंट यानी कि F1 एंड F2 से, वो डिस्टेंस क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है. कौन सा भी पॉइंट इस कर्व पे अगर आप लेते हैं आप कंसिडर करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा फोकल पॉइंट से क्या रहने वाला है कांस्टेंट रहने वाला है. ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है. F1 एंड F2 आर 2 फोकल पॉइंट्स ऑफ एलिप्स शोन इन फिगर 1.3. जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर F1 एंड F2 क्या है 2 फोकल पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो कि इस फिगर में
देख सकते हैं आप 1.3. इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स देन, यहाँ पर उन्होंने बताया है कौन से ए बी और सी, ये 3 अगर पॉइंट हैं जो कि इलिप्स के कर्व के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, तो हम इस पर से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं AF1, दिस लाइन AF1 प्लस AF2 यानी कि ये AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, BF1 एंड BF1 एंड BF2, and this BF1 and BF2 is equal to what, CF1 and CF2. so means जैसा कि हमने बताया द सम ऑफ द डिस्टेंसेस टू द 2 फोकल पॉइंट्स, ये दोनों फोकल पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किए हैं हमने, तो उनका अगर हम डिस्टेंस लेते हैं कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसका और फोकल पॉइंट का, उसका जो अगर बीच का डिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो डिस्टेंस सभी पॉइंट्स के लिए क्या रहता है, सेम रहता है. यही बात आपको यहाँ पर समझनी है. तो आइए चलिए देखते हैं हम केपलर्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. इसका मीनिंग क्या होता है, एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट यानी कि क्या, path of the planet, the path by which that planet revolves around the sun. so वो path जो है तो orbit उसे कहा जाता है. the orbit of a planet is an ellipse. वो path हमेशा कैसा रहता है, ellipse shape में रहता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है. ellipse कैसे मिलता है, किस तरह का शेप होता है, वो हमने जान लिया है. तो ये जो ऑर्बिट, जो पाथ रहता है प्लैनेट का, वो हमेशा क्या रहता है, इज एन इलिप्स विद द सन की पोजीशन एट वन ऑफ द फोकाई. हमेशा प्लैनेट इलिप्स ऑर्बिट में या फिर इलिप्स शेप में अराउंड द सन घूमते रहता है, और सन की पोजीशन तब क्या रहती है, सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि कौन सी भी मीन्स किसी भी एक फोकल पॉइंट की प्लेस पर या फिर एक फोकल पॉइंट की जगह पर सन रहने वाला है. जैसे कि इस डायग्राम में आपने देखा है F1 एंड F2, दीज आर द 2 फोकल पॉइंट. सो यहाँ पर सन की पोजीशन इसमें से किसी भी एक फोकल पॉइंट पर जब रहती है, तब प्लैनेट की पोजीशन जो है या फिर प्लैनेट का जो पाथ जो है रिवॉल्व होने का अराउंड द सन, दैट विल बी इलिप्स. सो वो पाथ क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है. सो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. सो ये हो गया इसका लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. सो फिगर 1 पॉइंट शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है. दिस प्लैनेट विच दे हैव शोन हियर with this point A. सो ये प्लैनेट क्या कर रहा है, ये प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड किसके, सो दिस प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो ये हो गया फर्स्ट लॉ. सो द पोजिशन ऑफ द सन इज इंडिकेटेड बाय S. सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो तो पोजिशन जो है सन की वो किससे इंडिकेट किए हैं, point S or indicated by the letter S. Now let us move towards the second law, Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. अभी यहाँ पर आपको समझना है कि इक्वल एरिया क्या है, किस एरिया की बात हो रही है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि क्या है. तो सिंपल सी बात है, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ध्यान से सुनिए, लाइन जॉइनिंग जो लाइन है यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लैनेट, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट A. सो द लाइन जॉइनिंग A
एंड एस मीन्स प्लैनेट एंड सन, ये लाइन ज्वाइन कर रही है। क्या बताया है? द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या करती है? इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी ये क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस कवर बाय द प्लैनेट इन अ इक्वल टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी यानी कि कौन सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए बी एंड सी टू डी। वैसे आप यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं एफ, दिस इज ऑल्सो distance covered by the planet. So AB and CD are distances covered by the planet in a equal time. ये क्या है? ये distance है A to B जाने के लिए जितना वक्त planet को लग रहा है यहाँ पर, उतना ही same time it will take to cover a distance from the point C to D. After equal interval of time, the position of planet starting from A and C are shown by B and D respectively. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? वो स्टार्टिंग पॉइंट प्लैनेट का, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस स्टार्ट एस लिखते हैं हम। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स ए पॉइंट से प्लैनेट की मोशन जो है या फिर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है, और वो कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? टूवर्ड्स द पॉइंट बी। सो ए से, ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस केस। हाँ, वैसे ही अगर यहाँ पर जो प्लैनेट, जब वो प्लैनेट मूव करते हुए आएगा तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी? सी विल बी इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हियर ए विल बी इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, सो और एंडिंग पॉइंट यानी कि एंड पोजीशन या फिर उतना ही एरिया कवर करता है, यानी कि कहाँ पर? ए टू बी, बी विल बी द एंडिंग पॉइंट, दिस। सो उतना ही आपको ध्यान में रखना है कि सी एंड ए एंड सी क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड बी एंड डी क्या है? दीज आर द पॉइंट वेयर इट विल कवर द डिस्टेंस। मीन्स ए से अगर स्टार्ट करता है प्लैनेट मूव करना तो वो बी पॉइंट तक मूव करेगा। फिर से यहाँ पर अगर आप कंसिडर करते हैं ये एरिया, तो इसका क्या है? इस एरिया का हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ द एरिया वेयर द प्लैनेट विल स्टार्ट इट्स मूवमेंट। सो सी टू डी विल बी द, इस एरिया का एंड पॉइंट होगा। ये एरिया का एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ना कि प्लैनेट वहाँ पर स्टॉप होने जा रहा है। ये कंटिन्यूस रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड, और वी कैन से दैट एंड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। रिमेंबर दिस। सो ए एंड सी एज शोन बाय द बी एंड डी। द स्ट्रेट लाइन्स AS and CS. Now in this diagram you can observe a straight line AS and CS sweep equal area in equal interval of time. यानी कि एरिया ASB, एरिया CSD आर इक्वल। बहुत सी सिंपल सी बात है, हमें ये एरिया या फिर इतनी मूवमेंट क्यों हमने कंसिडर की है? बिकॉज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट प्लैनेट इज कवरिंग दैट मच डिस्टेंस। सो एरिया उन्होंने कौन सा कहा है? ASB. Suppose this is the area ASB. Here second one area CSD. This is the CSD. Third one also you can consider ESF. So these are what? These are the areas which is covered in a equal interval of time. For example, equal interval of time यानी कि क्या? Suppose this planet is covering distance from A to B. डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज इस प्लैनेट को 1 मिनट लग रहा है, डिस्टेंस 1 मिनट। सो सेम 1 मिनट में वो क्या कितना एरिया कवर करता है? फ्रॉम C to D। और E to F कवर करने के लिए भी 1 मिनट अगर लग रहा है, तो एरिया अगर हम उस
का काउंट करते हैं तो एरिया क्या रहता है, एरिया सेम रहने वाला है, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो प्लैनेट इक्वल एरिया क्या करता है, कवर करता है. सो दिस ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड in this. So these are what ASB, area ASB, area CSD are always equal. Next, what is the next third law? So third law of Kepler or Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. So यहाँ पर क्या बताया है, the square of its period, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, यानी कि क्या कंसिडर कर रहे हैं, किसका स्क्वायर लेना है, किसके पीरियड का, टाइम पीरियड का स्क्वायर लेना है यहाँ पर, तो प्लैनेट के. सो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड मीन्स प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने के लिए उसे जो कुछ भी टाइम लग रहा है, हाँ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. मीन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस किसके बीच का, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस का क्यूब लेना है, यानी कि 3 टाइम्स वो डिस्टेंस रहने वाला है. इफ़ द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स वी हैव कंसिडर. सो ऐसे एक चक्कर लगाने के लिए उस प्लैनेट को जितना भी टाइम लगता है अराउंड द सन, दैट टाइम पीरियड का क्या करना है, स्क्वायर लेना है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है ये टाइम पीरियड, द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, जो कुछ भी डिस्टेंस है प्लैनेट या सन के बीच में, उसका क्या है, क्यूब. सो यहाँ पर उन्होंने वही बात बताई है कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड यानी कि प्लैनेट का टाइम पीरियड यहाँ पर कंसिडर करना है. द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट. ये डिस्टेंस कैसा काउंट करना है, मीन डिस्टेंस लेना है यहाँ पर, रिमेंबर दिस also. So mean distance of planet from the sun. So this is what, a third law. So how we will represent it mathematically? So thus, if r is the average distance of the planet from the sun and t is its period of revolution, then here we have taken one letter as a symbol. आर अगर क्या कंसिडर करते हैं, डिस्टेंस कंसिडर करते हैं फ्रॉम द प्लैनेट. सो यहाँ पर आप डिस्टेंस के लिए ये लेटर कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज़ द लेटर मीन्स आर. अगर डिस्टेंस है बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन एंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए क्या है, t is the time required for the one revolution. So what will happen, t square is directly proportional to the r cube. r cube क्या है, r cube is what, distance between the planet and the sun. It will be the 3 times than the what, time period which is required to revolve around the sun and which is in the square means double. टाइम पीरियड कितना है, डबल है, तब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रिपल होगा, यानी कि 3 टाइम्स होगा. सो दैट इज़ वी कैन अगेन इन अनदर वे, इफ़ वी वांट टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, देन वी कैन राइट इट t square upon r cube is equal to constant. So constant we will take here and that constant we will consider here as a k. So Kepler obtained these laws simply from the study of position of planets obtained by regular observation. This is very important or we can say an interesting thing because Kepler, अगर ज़माना देखोगे तो उस टाइम गैलीलियो was not there and गैलीलियो का इन्वेंशन बाद में हो गया है टेलीस्कोप का, और उसके बाद प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा तरह से देखा गया. लेकिन whenever in that time period the only regular on the basis of regular observation and only on the basis of regular observation data, Kepler
has represent these three laws, or Kepler has put forth these three laws. So Kepler obtained these laws simply from study of position of planet obtained by regular observation. रेगुलर ऑब्जर्वेशन से ही केपलर ने ये तीन लॉज बनाए हैं. ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू वाई प्लैनेट्स ओबे दीज लॉ. उसके पास कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था कि प्लैनेट्स जो है वो ये लॉ क्यों ओबे करते हैं, वाई दे आर रिवॉल्विंग इन अ इलिप्स or elliptical orbit. He was not able to explain these all things. So we will see below how these laws helped Newton in the formulation of his theory of gravitation. आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूटन को ये लॉज जो है वो हेल्पफुल रहे हैं. उसकी जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है जो आप अभी देखने वाले हैं, उसमें न्यूटन ने इन तीन लॉज का, केपलर्स के तीन लॉज का किस तरह से इस्तेमाल किया है वो अब जानेंगे अभी. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो दीज लॉज विच वी हैव सीन जस्ट नाउ, दीज सेम लॉज आर यूजफुल in the Newton's universal law of gravitation. So how these laws get implemented over here, let us discuss. All the above consideration including Kepler's law led Newton to formulate his theory of universal gravity. Based on this Kepler's law, Newton put forth his theory of the gravity. That much that laws were useful. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. Newton was the working on the gravitation topic. So he wants to prove that every object in the universe attract every other object with a definite force. So that time this Kepler's law was useful for him to explain this theory. So this force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them. So let us discuss some introduction about the scientist. Johannes Kepler 1571 to 1630 was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600, and after sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place. Kepler used the observation of planetary position made by Brahe to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his laws of gravitation. So here this was the small summary or the information about the Kepler. Now let us again move towards our topic, that is the Newton's universal law of gravitation. How that Newton proved this law of gravitation with the help of the mathematics. Let us discuss. Here you can observe this figure. Figure 1.5 shows two objects with a masses m1 and m2 kept at a distance d. This is the distance d. Masses m1 and m2. These are the two objects kept away from each other and they are having the distance small d. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as. So first of all, Newton gave this equation. How we can mathematically write this here? F is directly proportional to m1 upon m2 upon d square. So according to the Newton law, m1 is what? Mass of first object. m2 mass of second object,
And what is the distance between them, these two objects? That is the d. So square of that d we have done. And F is what? Force of attraction. Or we can write the same equation by taking a constant that is we called as a gravitation constant, that is F is equal to G m1 m2 upon d square. So here G is a constant of proportionality, you have to remember, and this is also called as a universal gravitational constant. So the above law means that if the mass of one object is doubled, what this law indicates, if the mass of one object is doubled, the force between two objects also doubles. You have to remember this law indicates, according to the Newton, if the mass of one object is doubled, the force between two objects will also double. Also, if the distance is doubled, if we increase the distance between this m1 and the m2, then the force decrease by a factor of 4. You have to remember, means he wants to say that that force between them, force of attraction between that two objects will decrease 4 times. So if the two bodies are spherical, the direction of force is always along the line joining the center of the two bodies, and distance between the center is taken to be the d. Here in this case, or here in this diagram, you can observe these two bodies which we are considering over here, they are having a spherical shape. So if these two bodies are having the spherical shape, then we can understand or we can consider their center while taking a distance between them. So in case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along the line joining their center of masses, and d is taken to be the distance between the two center of masses. In this case, it was very simple to understand center of this object. But what will happen if the object is having the irregular shape? That time we have to consider the, first of all, direction of force along the line joining their center of masses, and then we can take a distance between such a objects. From equation 2, it can be seen that the value of G is the gravitational force acting between two unit masses kept at a unit distance away from each other. From this equation, what we can observe, the value of G, this value of G is what it indicates, the gravitational force acting between the two unit masses, means these objects having the masses, unit masses, which we have kept apart or away from each other. So kept at a two unit masses away from each other, thus SI unit, the value of G is equal to the gravitational force between the two masses of 1 kg kept 1 meter apart. So SI unit, in this case, the value of SI unit of G will be the equal to the gravitational force between the two masses. So that object is having the 1 kg mass, and we have kept that both the object away from each other at 1 meter apart. So this was about the universal law of gravitation. Now next, some important point. The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. Here the case which we have discussed just now, in that case both the object were having the spherical shape. So in that case the
center of mass or to find out their center of mass was easy, but whenever the object is having the irregular shape, that time it becomes difficult. So in that case we can consider the center of mass is what? The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be the concentrated. We just assume that mass is concentrated over that point. That point might be inside that object or that point might be outside that object. The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. So you have to just remember what is centroid. The center of mass of any object having the uniform density. If any object is having a uniform density of center of mass, means the point which are outside of that objects are equal and the point which are inside that objects are equal, then that object will be having, suppose that object is having equal density or uniform density, then it is called as a centroid. So why did the Newton assume inverse square dependence on distance in his law of gravitation? He was held by Kepler third law in this as shown below. Next point, that is uniform circular motion or magnitude of centripetal force. So what is this? Consider an object is moving in a circle with a constant speed. As we have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed toward the center of the circle. Means here we have to consider centripetal force. This force is called as a centripetal force. If m, small m, is the mass of the object, small v is its speed, and small r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to, you have to remember this formula, F is equal to mv square upon r. So this is very important formula. While solving problems you have to use it. If planet is revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, then centripetal force acting on the planets towards the sun must be F is equal to mv square upon r. So this is the case where we can consider if the planets are revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, then there will be the centripetal force which is acting on the planets towards the sun. That what is that centripetal force? Then that force will be again F is equal to mv square upon r. So whereas m is the mass of the planet, small v is the speed, and small r is its distance from the sun. So you have to remember this formula. So here the speed of the planet can be expressed in terms of the period of revolution, that is the t. The planets are moving around the sun in a circular orbit, and we got this formula how that force is acting by the sun on the planet. So F is equal to mv square upon r. So the speed of planet can be expressed in the terms of the period of revolution. How we can count the speed of the planet? So what is the formula for the speed? First of all, this is the basic formula. Speed is equal to distance traveled upon time taken. So here t is what? Period which required for the revolution. So as follows. So the distance traveled by the planet in a one revolution, whenever a particular planet revolves around the sun and whenever it completes a one revolution, is equal to, is nothing but the perimeter of the orbit, that is 2 pi r.
Why 2 pi r? Because that planet is revolving around the sun in a circular orbit, and as you know, the what is the perimeter of the circle, formula for that, so that is 2 pi r. So r is equal to what here? Distance of the planet from the sun, time taken or period of revolution, here we are going to consider capital T. So what formula we will get? That is v is equal to distance travelled upon time taken is equal to, means you will write what is the distance. Of course that planet is revolving around the sun in a circular orbit, that's why 2 pi r. And what is the time? Time will be capital T. So this will be the formula. So 2 pi r upon capital T. So but as we know, F is equal to what? mv square upon r. So this is the another formula. So we have to just put the value of this into formula. This is the value of v which we have seen here. What is the value of v? 2 pi r upon t. So we have to put this value 2 pi r upon t into this formula. So F is equal to mv square upon r. So it will become m into bracket 2 pi r upon t, and v square is there, that's why bracket square, whole bracket square will be there, upon small r. So it will become 4m pi square r upon t square. Now how this come? Whenever we multiplying and dividing both the side by r square, then we get this equation. So F is equal to 4m pi square upon r into r cube upon t square. This we can segregate or we can write different. So according to the Kepler third law, t square upon r cube is equal to what? K, means constant we had considered. So here again we can write F is equal to 4m pi square upon r square k, but 4m pi square upon k is nothing but constant. So F is equal to constant into 1 upon r square, and therefore F is directly proportional to the 1 upon r square. It clearly indicates that whenever force increases, distance decreases, and whenever distance increases, force will decrease. So thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun. From this mathematical calculation he has concluded that, and Newton identified this force with the force of gravity, hence postulated the inverse square of law of gravitation, and that's why he proposed that law of gravitation. The gravitational force is much weaker. You have to underline or remember this. Gravitational force is much weaker than other force in the nature, but it controls the universe and decides its future, and this is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituents of universe. Though this force, gravitational force, we are considering that force is a weaker force, but that force controls the whole universe and decide the future of this universe. So this is possible because of the huge masses of the planets, stars and other constituents of the universe. So in today's video we have discussed about the Kepler's law. We have also discussed about the Newton's universal law of gravitation, and we have डिस्कस्ड अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो ये आज हमने इस वीडियो में देखा. इसके
आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब करें पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल को और प्रेस द बेल आइकॉन which will give you a notification whenever I will upload a new video. Thank you.